हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरुडे हिंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन पोस्ट में। आज मैं हाजिर हूँ हमारे डेमोक्रेटिक रिसर्जेस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस के साथ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। इसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करूँ तो डेमोक्रेटिक रिसर्जेस चैप्टर से 4 मार्क्स 6 मार्क्स 1 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। मोस्टली इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इमरजेंसी रिलेटेड, और इस साल इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं तो उसके बारे में भी हम देखेंगे और पूरा हम ये देखने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया जो आप ये आईएमपी लेकर आ रहे हो इसमें नए टॉपिक के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं और कई चैप्टरों में होते ही नहीं है। इसका सिंपल रीज़न है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये टॉपिक नए नए ऐड हुए हैं तो इनमें से हम कैसे आपको बता दें क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूरे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर भी हम हर एक चैप्टर में कोशिश करते हैं कि हम कुछ उससे क्वेश्चन निकाल कर लाएं, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि आप वो टॉपिक पूरा पढ़ो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है सीधे आपसे वो टॉपिक पूछ लिया जाए, क्योंकि नई नई चीज़ों में ना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी बोर्ड देगा नहीं, हमेशा सिंपल क्वेश्चन रखेगा नए टॉपिक से। तो मेरा तो आपसे यही बोलना है कि आप नए टॉपिक पूरे एक बार पढ़ो। लेकिन आज मैं तो भी बहुत सारे नए टॉपिक से क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिससे नए टॉपिक से क्वेश्चन बनते भी हैं, तो वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो सीधे चालू करते हैं। वीडियो बड़ी होगी, क्वेश्चन आंसर थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधीज इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन 1975 कैन नॉट बी जस्टिफाइड, गिव वन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर वन आर्ग्यूमेंट बोला, हम 3 बता देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1975, पहला एक 1 मार्क्स क्वेश्चन यही बन गया है, इमरजेंसी कौन से ईयर में आई थी, तो 1975 में आई थी। तो उसका बताइए कि उसको ऐसे बताइए कि वो जस्टिफाइड नहीं है, आर्ग्यूमेंट दीजिए। तो हमारे आर्ग्यूमेंट की बात करें तो पहला, वो जस्टिफाइड इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय इंडिया को कोई डेंजर नहीं था, डेंजर था वो था इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट को। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये आता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि उस समय इंदिरा गांधी जी का क्या हालत हो गया था। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर एंड सिचुएशन वाज मोस्टली नॉर्मल। अगर हम लॉ ऑर्डर की बात करते हैं तो बिल्कुल इंडिया में नॉर्मल चल रहे थे। उसके बाद इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को कोई भी खतरा नहीं था, तो फालतू में लगाया गया था। ये 3 आर्ग्यूमेंट में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। इधर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे आपने सुना होगा कोई जन जब गुनाह करता है तो उसको सजा मिलती है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में क्या किया जाता है कि कुल मिला के अगर एक कोई बंदा है उसको देख के लग रहा है कि फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकता है तो उसको पहले जेल में डाल दो। ऐसा इमरजेंसी में किया गया था, बहुत बड़े बड़े लीडरों को जेल में डाल दिया गया था ये बोलकर कि फ्यूचर में कोई हंगामा मचा सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इसके बाद आता है, एनालाइज एनी वन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1977। कोई एक रीजन बताइए कि कांग्रेस को क्यों डिफीट मिली। हम 4 रीजन लेकर आ गए, क्या पता 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। हम लोग आंसर हमेशा बड़े ही लेकर आते हैं, भले ही इसको मैं 1 मार्क्स में रख रहा हूँ, तो आपको पूरा नॉलेज इसी बहाने हो जाता है चैप्टर का। तो सबसे पहला एक, अगर हम बात करें कांग्रेस क्यों हार गई 1977 में, तो एक रीजन आता है कांग्रेस अपनी पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया इमरजेंसी के समय में। इसके बाद इन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, उसका स्टीरिलाइजेशन और डिप्लेसमेंट का इनका जो नाटक हुआ था वो हो गया। उसके बाद जो हमारी मिडिल क्लास थी नॉर्थ इंडिया की, अब उसको कांग्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और इसके जनता पार्टी फॉर्म हुई थी तो उसकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ गई थी। तो ये 4 रीजन हमारे सामने आते हैं। इसके बाद हु बिकेम द सिंबल ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन है तो सीधे लिख दीजिएगा जयप्रकाश नारायण जी, जेपी नारायण हमारे जनता पार्टी के लीडर। और एक और क्वेश्चन आ सकता है, टोटल रिवॉल्यूशन की बात किसने करी थी, तो जयप्रकाश नारायण जी ने करी थी। अच्छा, आप ये याद रखिएगा कि जब इनका टॉपिक अभी ऐड हुआ है ज़्यादा, हमारे समय इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं था, तो उस समय भी हमें इनके बारे में क्वेश्चन आते थे, तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद बात कर लेते हैं, हु ड्राफ्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये कौन लेकर आया था भाई कॉन्सेप्ट, तो दीनदयाल उपाध्याय जी ये लेकर आए थे। इसका नेम एनी 2 प्रिंसिपल ऑन विच फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाज बेस्ड। कोई 2 फिलोसफी बताइए, तो मैं आपको 3 बता देता हूँ। एक है प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, मतलब सबको भाई प्राइमेसी दी जाए, सबको इंपॉर्टेंस दी जाए, किसी एक पार्ट को नहीं, किसी भी चीज़ में। और उसके बाद आता है धर्म की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, धर्म को लेकर चलना है। साथ साथ सोसाइटी की ऑटोनॉमी होना चाहिए, फ्रीडम सोसाइटी की होना चाहिए, उनको अपने डिसीजन लेने की पावर भी खुद देना चाहिए। इसके बाद आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेमोक्रेटिक अपसर्च। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार हो गया है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो जब पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ जाता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक कंट्री में, तो उसको हम डेमोक्रेटिक अपसर्च बोलते हैं, सिंपल डेफिनेशन है। अब इसका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन एनी 2 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। कोई 2 लेसन बता दो भाई जो आपको सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स डिनाई करोगे, साथ साथ लोगों की फ्रीडम छीनोगे, तो इंडिया के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, आवाज़ उठाना चालू कर देंगे, लड़ना चालू कर देंगे, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके
बाद इंडिया के जो लोग हैं वो प्रेस की फ्रीडम की वैल्यू करते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ एक और पता चलती है। और इसका एक और मालूम चलता है कि भाई अगर ज़्यादा स्टेट ने होशियारी मारी तो लोग साइड भी कर देते स्टेट को। इंदिरा गांधी जी के बाद फिर कांग्रेस हटाई दी थी हम लोगों ने। इसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि शाह कमीशन जो 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने लगाई थी, इसका रीज़न क्या था? तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, शाह कमीशन कब आई थी? 1977 में आई थी। अच्छा, और इसको हेड किसने किया था? जेसी शाह जी ने किया था, जो हमारे पहले रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे इंडिया के, ठीक है। उस समय रिटायर्ड थे, तो हमारी होम मिनिस्ट्री ने उनको अपॉइंट किया था इसमें। अब अगर हम बात करें शाह कमीशन क्या थी, तो ये मेनली अपॉइंट की गई थी ये देखने के लिए कि जो ये इमरजेंसी का पीरियड है, इसमें जो गवर्नमेंट थी हमारी, उसने क्या क्या नाटक किए, उसने अथॉरिटी का अब्यूज़ कैसे किया, फालतू में एक्सेस यूज़ कैसे किया, कौन सी माल प्रैक्टिसेस करी, ये पूरा देखने के लिए इसको किया गया था। अब इसके बाद आता है इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन जून 1975। अब भाई इम्पैक्ट बताइए कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारे यहाँ पर आ जाते हैं, आपको इनमें से कुछ ही लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उस हिसाब से आप लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो हमारा आता है सबसे पहले कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। फिर प्रेस में सेंसरशिप लगा दी गई थी। लोगों की स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम होती है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। उसके बाद हमने अभी पढ़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मिसयूज़ किया जा रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लीडरों को अरेस्ट कर लिया गया था पोजीशन के। उसके बाद जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इसने पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया था, पुलिस ऑफिशियल्स ने भी मिसयूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद कंट्रोवर्शियल बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी। आप ये चैप्टर एक बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अभी हमारे चैनल पर नहीं आया, बहुत जल्दी ला देंगे। ना आने का रीज़न ये है कि यार हम लोग बाकी वीडियो में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि हम उसको बना ही नहीं पाए। वो चैप्टर बड़ा है, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, पर बहुत जल्दी लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद क्या होता है वहाँ पर हमारा जो मिसयूज़ ऑफ पावर बाय पीपल नॉट इन अथॉरिटी। भाई देखो, जो अथॉरिटी में है, अगर जो गवर्नमेंट में है वो पावर का यूज़ करते चल जाता है। इमरजेंसी में ऐसे लोगों ने भी यूज़ करी जो उनके गवर्नमेंट के रिलेटेड उसमें थे, जो लोग पावर में भी नहीं थे, मतलब गवर्नमेंट में भी नहीं थे, ठीक है। तो ये इसका आता है। इसके बाद हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की वीकनेस और स्ट्रेंथ हमको मालूम चल गई थी। और इसके बाद इसने ये भी दिखाया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ ऐसी गलत हैं जिसके बहुत सारे मीनिंग निकाले जा सकते हैं। मेनली अगर हम बात करें इंदिरा गांधी जी की, तो इनने मेनली क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही खेला था। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों का गलत यूज़ करना चालू कर दिया था। तो ये हमें मालूम चला था, बाद में फिर अमेंडमेंट करके चीज़ों को सही भी किया गया। व्हाट वाज राम मनोहर लोहियास बिलीफ अबाउट सोशलिज्म। अब राम मनोहर लोहिया जी के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक अभी अभी ऐड हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर सोशलिज्म की बात करें तो इनका कहना था कि सोशलिज्म अगर हमारे यहाँ प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी लाना चाहता है तो कभी हो सकता है जब ये इंडियन कंडीशन पर बेस्ड हो, और मेनली सोशलिज्म को पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे। इसके बाद इनका कहना था कि अगर हम बात करें सोशलिज्म के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, तो वो हमारे आते हैं एक फ्री और डिसेंट्रलाइज सोसाइटी बनाना, ठीक है। और इनका कहना था कि कैपिटलिज्म और सेंट्रल जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब तक ये दोनों चीज़ रहने वाली हैं, कैपिटलिज्म रहेगा और जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस सेंट्रलाइज्ड वे में चलता है, जब तक सोसाइटी का भला नहीं हो सकता। तो ये इनका आया था। इसके बाद व्हाट वाज उपाध्याय's ओपिनियन अबाउट द कांग्रेसमैन। इनका कांग्रेसमैन के बारे में क्या कहना था उपाध्याय जी का? तो इनका कहना था कि जो हमारे कांग्रेसी लोग हैं, इन लोग हमेशा बोलते हैं कि लोगों की, मतलब पुअर लोगों की बात करेंगे, भलाई की बात करेंगे, लेकिन जो इनका अटैचमेंट है, ये हमारी जो इसका आइडियोलॉजी होती है सोशलिज्म लिबरलिज्म, जिनका मेन काम होता है ये काम करना, उससे बिल्कुल अलग है। मतलब एक तरफ इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती इन चीज़ों की, और दूसरी तरफ इन्हीं चीज़ों की ये बात करते हैं। ये एम हमेशा सोशलिज्म वाले रखेंगे लेकिन सोशलिज्म से मैच नहीं करते हैं। एम लिबरलाइजेशन वाले लिबरलिज्म रिलेटेड रखेंगे, फ्रीडम रिलेटेड रखेंगे, लेकिन लिबरलिज्म को ये सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये पूरा इसमें आता है। इसके बाद व्हाट वाज लोहियाज ओपिनियन अबाउट द कास्ट सिस्टम। अब लोहिया जी का कास्ट सिस्टम पर क्या ओपिनियन था? इनका ओपिनियन बहुत जगह थे, हम सब डिस्कस करेंगे। तो पहला था कि इनका कहना था कि भाई जो कास्ट में इनइक्वालिटी है उसको एलिमिनेट करना है, और बहुत ही रिवॉल्यूशनरी अप्रोच लेकर आए थे, ठीक है। इनने इसमें बोला था कि भाई कास्ट सिस्टम एक डिसीज़ है जिसको हटाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इनने क्या किया, इनने हमारा जो सोशलिज्म और डेमोक्रेसी है इनकी प्रॉब्लम को देखना चालू किया। इनने बोला जब ये बड़ी बड़ी चीज़ों की प्रॉब्लम देखेंगे तो कास्ट सिस्टम धीरे धीरे अपने आप सही होना चालू होगा। सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे तो सोशलिज्म की इनने कमियां देखी, डेमोक्रेसी की इनने कमियां देखी, और इसके बाद इनने बोला कि यार इनको देखेंगे तो जो एक सीरियस डिसीज़ है हमारी कास्ट सिस्टम की, वो ठीक हो सकती है। और इनने कहा था कि कास्ट हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा फैक्ट है इंडियन लाइफ का,
और जो लोग इसको कंडेम करते हैं, मतलब जो लोग इसका विरोध करते हैं, वो खुद इसके विक्टिम रह चुके हैं। तो कास्ट सिस्टम के बारे में इनने बहुत कहा है और इनने हमेशा कहा है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पीड़ित हैं, इसलिए इसके लिए काम करना तो बनता है। तो ये इनने किया है। इसके बाद इनके एजुकेशन पर क्या व्यू थे? एजुकेशन पर इनके मेनली व्यू थे कि भाई सबको पढ़ाई करने का हक है, सबको पढ़ना मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। साथ ही इनका कहना था कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए एक ही टाइप के स्कूल होना चाहिए। मतलब इक्वालिटी पर इनका बहुत ज़्यादा विश्वास था और खासकर एजुकेशनल इक्वालिटी पर एकदम बिलीफ ये रखते थे। इसके बाद आता है व्हाट वाज लोहियास कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। अब इक्वालिटी पर इनका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है, अब समझिएगा। अकॉर्डिंग टू हिम इक्वालिटी डिड नॉट मीन आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट और आइडेंटिटी ऑफ रिवॉर्ड। इनका कहना था इक्वालिटी को हमें ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई जिसको जैसा ट्रीट किया जा रहा है उस हिसाब से हम इक्वालिटी देखते हैं, जैसा रिवॉर्ड मिलता है उस हिसाब से इक्वालिटी देखते हैं, नहीं। इनका कहना था लोग अलग हैं, लोगों की सिचुएशन अलग होगी तो लोगों की नीड भी अलग होगी। तो इक्वालिटी के लिए हम सबकी नीड, सबकी चीज़ों को सेम नहीं कर सकते, लोग अलग हैं, हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इनका कहना था कि जो हमारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक अरेंजमेंट किए जाते हैं उनको इस तरीके से करना चाहिए कि लोगों में एक इक्वालिटी आ सके, लोग आपस में अपने आप को इक्वल देख सकें। मतलब इनका कहना था कि हमें अपने स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बाद कहना था कि जब तक ये इक्वालिटी हमारे यहाँ नहीं आएगी तो मोरालिटी, ब्रदरहुड, नेशन जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, यूनिवर्सल वेलफेयर, फ्रीडम जैसी चीज़ें हमारे यहाँ बढ़ेंगी ही नहीं। तो इनका बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। वाई वॉज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज टू द आइडिया ऑफ वेस्टर्न कैपिटल इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। तो ये दोनों आइडियोलॉजी को ये अपोज करते थे। इनका कहना था कि दोनों आइडियोलॉजी है ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी और माइंड के बारे में सोचती हैं और ये मटेरियलिस्टिक पर्पसेस हैं, इसलिए मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी है। इनका कहना था कि जबकि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए दोनों आइडियोलॉजी को अपोज करते थे सीधा सीधा। अब इसके बाद अब हम हमारे 4 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एग्जामिन द कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया। ऐसे क्या कंडीशन थी जिसने नक्सलाइट मूवमेंट को इंडिया में एकदम से ग्रोथ दिया, ठीक है। तो इसमें हमारा आता है कि जो नक्सलाइट लोग होते हैं ये कौन सी फॉलो करते हैं पॉलिसीज, मेनली मार्क्स और लेनिन की। मतलब ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और ये मेनली वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और मेनली अगर आप अपनी बुक में देखना, एक बॉक्स में दिया होगा, अगर हम मेनली देखते हैं कि इनकी अपराइजिंग कहाँ से चालू हुई तो वेस्ट बंगाल में नक्सलबारी स्टेशन में एग्रीकल्चरल पीजेंट जो थे इन लोगों ने अपराइजिंग चालू करी थी। उसके बाद ये आजू बाजू वाले रीजनों में एकदम से फैलने लगा था और इसके बाद एक पार्टी फॉर्म हुई थी CPI-ML, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी को जोड़ती है, M और L, ठीक है। CPI-ML हमारी फॉर्म हुई थी पार्टी, जिसके लीडर कौन थे? चारू मजुमदार। इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, नक्सलाइट उसके लीडर रहे हैं ये चारू मजुमदार। ये हम लोग को एक शायद क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड आया था, तो इनने करवाई थी, पार्टी के लीडर रहे थे। और मेनली अगर हम देखें तो जो मेजर अफेक्टेड एरियाज थे वो एरिया थे जहाँ पर बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया, मतलब बैकवर्ड लोग रहते थे जहाँ, या फिर ट्राइबल एरिया थे वो। और जो ये पार्टी थी इसने बहुत ज़्यादा वायलेंट वे में अपना काम किया था। नक्सलाइट का मतलब ही होता है जो वायलेंट लोग होते हैं, मिलिटेंट ग्रुप फॉर्म इन लोग कर लेते हैं। तो मेनली अगर हम देखें तो नक्सलाइट कभी भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए सीधे पार्टी फॉर्म नहीं करते, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन कुछ पार्टी हैं जैसे CPI-ML हो गई, तो इसके तरीके से अपना लिंक जरूर ये बनाए रखते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर स्टूडेंट्स मूवमेंट इन 1974 इन बिहार एंड द रोल प्लेड बाय जयप्रकाश नारायण इन दिस मूवमेंट। तो बिहार में क्यों स्टूडेंट लोगों ने किया था? तो मेनली 3 रीजन थे। फूड ग्रेन्स की जो प्राइस रेज हो गई थी, फूड की स्कार्सिटी आ गई थी, फूड की कमी पड़ गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब JP नारायण के अगर हम रोल की बात करते तो इनने कहा था, इन्हें एक डिमांड करी थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो बिहार में उसका डिसमिसल हो जाना चाहिए, उसको डिसमिस कर देना चाहिए। इसके बाद इन्हें टोटल रिवॉल्यूशन का कॉल दिया था, जहाँ पर इन्हें बोला था कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर में हमें बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है ताकि हम एक अच्छी डेमोक्रेसी फॉर्म कर सके। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में आपको कि टोटल रिवॉल्यूशन क्या, आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है कि JP नारायण gave a call for total revolution in the social, economic and political spheres in order to establish what he considered to be true democracy। उनके हिसाब से जो डेमोक्रेसी सही है उसका एस्टेब्लिशमेंट के लिए इनका कहना था कि हमें पूरे रिवॉल्यूशन की जरूरत है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर। इसके बाद इनका कहना था, इनकी वजह से क्या हुआ था, नेशनल पॉलिटिक्स में एकदम इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था मूवमेंट्स का, ये हुआ था। और इनका कहना था कि JP नारायण जी का कि सिर्फ बिहार तक सीमित ना रहे, बाकी और इंडिया के पार्ट्स में भी जाए।
तो इनका एक बहुत बड़ा रोल था। इसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एनालाइज एनी 4 इश्यूज दैट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। ऐसा क्या हुआ इमरजेंसी लगने के पहले जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा था हमारे जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच। जब भी जुडिशरी की हम बात करते हैं तो मेनली हमारे कोर्ट्स की बात करते हैं हम, और गवर्नमेंट मतलब कुल मिला के हमारा लेजिस्लेचर, जो हमारी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके कारण नाटक हो रहे थे। सबसे पहला ये हुआ कि हमारे जो जुडिशरी है उसका कहना था कि क्या पार्लियामेंट को इतनी पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सके। अब्रिज करना मतलब किसी की पावर को कम कर देना, उसके इफेक्ट को कम कर देना। ऐसा इमरजेंसी में ने किया, बहुत सारे फंडामेंटल राइट को रोक दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन ये आया था। इसके बाद जो इनने राइट टू प्रॉपर्टी हटाया था फंडामेंटल राइट से, इस पर उनका क्वेश्चन था कि क्या ये कर सकती है गवर्नमेंट। इसके बाद एक और चीज़ ये हुई थी कि गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट कर रही थी, फंडामेंटल राइट को रोक रही थी, अब्रिजमेंट हो रहा था फंडामेंटल राइट्स में, उसमें गवर्नमेंट का कहना था कि हम फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकते हैं अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, इफेक्टिव और करना चाहते हैं। तो यहाँ पर और कोर्ट का कहना था कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में भी हमको लड़ाई देखने को मिली, क्योंकि मेनली क्या होता है इंडिया में, जब भी किसी को हमारा चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो उसका एक सिंपल लॉजिक चलता है कि जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज़्यादा वो होंगे एक्सपीरियंस जज, एज वाइज हो गए, या जिनका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होगा, मोस्ट सीनियर मोस्ट जो जज होंगे उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था, एएन राय को बना दिया गया था, जबकि उनसे ऊपर 3 और सीनियर मोस्ट जजेस अवेलेबल थे। मतलब एक नई चीज़ करी गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता कि ये क्यों किया गया, किसको प्रॉफिट हो रहा है इससे, ये बातें सामने आ गई थी। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट आ गई थी जिनने बोल दिया था कि इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन जो है वो इनवैलिड है, क्योंकि बहुत सारे घोटाले उसमें हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी जो मेनली एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। What were the reasons which led to the mid-term election in 1980? 1980 में ऐसा क्या हुआ भाई कि इलेक्शन फिर से हो गए। सबसे पहला बात है जो हमारी जनता पार्टी है उसके डायरेक्शन नहीं था, लीडरशिप नहीं थी और कॉमन प्रोग्राम नहीं था। इन लोगों ने अपना कोलिजन तो मस्त बना लिया था लेकिन इतनी दम नहीं थी। तो जनता पार्टी में लोग थोड़े ऐसे से हट रहे थे, मेजॉरिटी हट रही थी, नाटक हो रहे थे। और इसके बाद इन लोग को इतने बड़े चेंजेस भी लेकर नहीं आ पा रहे थे, जो पॉलिसीज हैं उसको भी ढंग से इन लोग अपने काबू में नहीं रख पा रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, मोरारजी देसाई जब इसके हेड थे तो उनकी गवर्नमेंट मात्र 18 महीनों में अपनी मेजॉरिटी खो दी। फिर इसका जनता पार्टी ने क्या किया, फिर से फॉर्म किया चरण सिंह के साथ। अब कांग्रेस पार्टी के साथ इनने इसको फॉर्म किया था गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ दिनों बाद कांग्रेस पार्टी पीछे हट गई तो इन लोग की गवर्नमेंट फिर से डिसॉल्व हो गई। और मेनली कितने दिन रह पाए थे हमारे यहाँ, मात्र 4 महीने। 4 महीने चरण सिंह जी हमारे पीएम बन पाए, उसका दिए हट गया था। तो इन रीजनों की वजह से जनवरी 1980 में मिड टर्म इलेक्शन हमको करवाने पड़ गए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको बल बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस ज़्यादा है कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक अफसर्स के बारे में बताओ, सेकंड के बारे में बताओ, थर्ड के बारे में बताओ। मेरा आपसे कहना है आप सीधे वो पीडीएफ जो आया है आपको मैं अभी आगे दिखा दूंगा, आप वो पढ़ना। फ्री में इस वीडियो को लंबा करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि सीधा सीधा वो टॉपिक ही है, ये बीच का कुछ उसमें है नहीं, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेमोक्रेटिक अफसर्स हमारे सामने आ जाता है। अब इसका लॉन्ग टाइप आंसर की बात कर लेते हैं। पहला हमारा आता है एनालाइज द सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी। क्या रीजन थे जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी? बहुत सारे रीजन है, कुछ बात कर लेते हैं, आगे और बात कर लेंगे। सबसे पहला था कि गुजरात और बिहार में जो मूवमेंट चालू हो गए थे, एजिटेशन चालू हो गए थे, स्टूडेंट लोगों ने बहुत ज़्यादा एकदम विद्रोह कर दिया था। उसका रेलवे स्ट्राइक हो गई, फिर जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उसका जयप्रकाश नारायण जी ने सीधे बोल दिया था कि उनने बोल दिया था कि बिहार की गवर्नमेंट जो है कांग्रेस की, उसको हटाने की बात इनने कर दी थी। और फिर ने ये भी बोल दिया था कि डिसोबे द इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट एट रामलीला ग्राउंड मेदर। इनने ये भी बोला था कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जितने भी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आ रहे हैं उनको मारना बिल्कुल बंद कर दो। इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनवैलिड बोल दिया था इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को। और फिर इंदिरा गांधी जी के कई एडवाइजर थे, उन्होंने बोला था कि आप रिजाइन मत करो। मतलब हाई कोर्ट बोल रहा है बोलने दो, इसका अपन को एक तरीका निकाल लेंगे, और तरीका सीधा सीधा इमरजेंसी था। ये हुआ था। इसके बाद बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ रही थी, तो कुछ रीज़न हमारे सामने आ जाते हैं। फिर से और बात कर लेते हैं। इमरजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। एनालाइज 3 रीजंस एंड 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। 3 रीजन बताइए और 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। अब मुझे एक चीज़ बोलना है, बहुत सारे बच्चों को पता होगी लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होती कि यार आखिर एक कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है। पॉलिटिक्स में हर जगह कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी जाती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस का सिंपल मतलब होता है जब कोई चीज़ हो चुकी होती है तो उसके बाद जो इफेक्ट दिख रहे होते हैं उसको हम कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक अपने एक स्टेट में कोई अपन नया नियम लेकर आए,
अब उस नियम के बाद उस स्टेट की इकोनॉमिक स्थिति एकदम से गिर गई, तो इकोनॉमी जो उसका डाउनफॉल आया, ये उसका कॉन्सिक्वेंसेस आएगा। समझ गए? कुछ होने के बाद जो चीज़ होती है, रिजल्ट आते हैं, इंपैक्ट आते हैं, उसको कॉन्सिक्वेंसेस हम बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इमरजेंसी के कॉजेज की, तो पहले तो बांग्लादेश की लड़ाई के बाद बांग्लादेश क्राइसिस चल रहे थे, उसी के बाद पाकिस्तान से हमारी वॉर हो गई थी। वॉर होने के बाद यूएसए ने हमको एड करने से मदद कर दिया था, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एकदम गिर चुकी थी, गुजरात बिहार के मूवमेंट चालू हो गए थे। जयप्रकाश नारायण ने सीधे बोल दिया था कांग्रेस पार्टी का डिसमिसल होना चाहिए बिहार में। पूरे चेंजेस इनके हो रहे थे। फिर बहुत सारे स्ट्राइक्स, बंद्स, घेरा हो रहे थे, मतलब कुल मिलाकर लोग एकदम उतर आए थे सड़कों पर अपना विरोध दिखाने के लिए। फिर बहुत सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी हमने पूरा पढ़ा, क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई, गवर्नमेंट और जुडिशरी की लड़ाई चल रही थी, तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आते हैं कि भाई इमरजेंसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे। तो जैसे इमरजेंसी लगाई तो इन्हें सबसे पहले क्या किया, आर्टिकल 352 को ऑन कर दिया। आर्टिकल 352 में दिया हुआ है भाई कि कुल मिला के अगर आप चाहो तो जितनी भी स्टेट की पावर होती है गवर्नमेंट की, उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड करके पूरी पावर सेंट्रल लेवल पर रख सकते हो। तो इन्हें ये किया था। उसके बाद इन्हें एक और चीज़ ये करी थी कि इन्हें लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर दिया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे इमरजेंसी के पीरियड में। बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था, लीडरों को पूरे बोल दिया था स्ट्राइक करना बैन, मतलब स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत चीज़ हो गई थी, पॉलिटिकल सिचुएशन एकदम टेंस हो गई थी हमारे यहाँ थी। इसके बाद इन्हें और क्या किया था कि जो प्रेस की फ्रीडम होती है वो बंद कर दी थी, एकदम तगड़ी सेंसरशिप इन्हें लगा दी थी। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हमने पढ़ा, वो इन्हें चालू कर दिया था। बहुत सारे लोग अरेस्ट हो रहे थे। बहुत सारे हमारे ऐसे राइटर आप नाम देख रहे होंगे जिनका पद्मश्री था, पद्म भूषण था, उनने वापस कर दिया था। उनने बोला था कि भाई ये बहुत एक गलत चीज़ हुई है डेमोक्रेसी के साथ इमरजेंसी, तो उसको उन्हें सीधे सीधे वापस कर दिए थे अवार्ड्स को। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए कि अब मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ। कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं जो आपको पूरे पढ़ने हैं, बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फ्री में ये वीडियो घंटों की बन जाएगी। सबसे पहला आता है जयप्रकाश नारायण टोटल रिवॉल्यूशन। इसमें अपडेट्स आए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद राम मनोहर लोहिया के बारे में आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, सोशलिज्म के बारे में इनने जो बताया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में आपको पढ़ने का पूरी ज़रूरत है। और आखिरी में डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इससे पढ़ना हो। ये देखिए 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस हुए थे, ये तीनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा वीडियोज़ में। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।